किसान, बदलते भारत की शान। खेतों में मेहनत है, उम्मीदों की फसल है, पर रास्ते में अटक जाए तो मेहनत भी विफल है। गोदाम, सड़क, सिंचाई ये कड़ी है विकास की। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो तभी खेती सफल है। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। आज अगर किसान मेहनत करता है और फसल सुरक्षित नहीं रह पाती तो सवाल बीज का नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ जाता है। आज के इस खास कार्यक्रम में उसी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, यानी कि भंडारण की और लॉजिस्टिक्स की हम इस प्रोग्राम के अंदर में बात करेंगे और किसान उसके अंदर में अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकता है और साथ ही अपना भविष्य उसमें कैसे चिन्हित कर सकता है। इस समय पर मेरे साथ इस पैनल के अंदर में शरद कोहली साहब मौजूद हैं। आप जाने माने अर्थशास्त्री हैं, स्वागत है आपका कोहली साहब। थैंक यू सो मच। अनुज त्यागी जी हैं मेरे साथ में, आप डिप्टी जनरल मैनेजर स्टोरेज हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई से, आपका स्वागत है त्यागी जी। और साथ ही संतोष साहू साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, स्वागत है आपका संतोष जी। सबसे पहले कोहली साहब मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि अर्थशास्त्री हैं और नब्ज रखते हैं, टटोलते भी हैं अर्थ की और साथ ही साथ अर्थशास्त्र की भी। इस समय पर चूंकि बजट आया है और बजट के अंदर में इस बार जो मेन अट्रैक्शन रहा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर 12,20,000 करोड़ रुपए का हो गया है। अब 12,20,000 करोड़ रुपए का जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें बजट एलोकेशन हुआ है, जो करीब करीब 25% के आसपास का है, 22% का, इसको आप किस नजर से देखते हैं? और एग्रीकल्चर के अंदर में चूंकि आज जो डिस्कशन है मेनली स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपकी फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, और जिस तरीके से फूड जो डैमेज ना हो और लॉजिस्टिक्स जो हैं वो कैसे बेहतर होंगे, क्या दृष्टिकोण आपका? इस बजट की बात करें तो जो एलोकेशन है बजट का वो बहुत ही तरीके से इस तरीके से किया गया है कि उसमें कृषि क्षेत्र के हर वर्ग को फायदा पहुंचे, चाहे वो फिशरीज हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो। और ऐसी फसलों का जिक्र किया गया है मनचंदा साहब जो कि आमतौर पर धान और गेहूं का हम बात करते हैं, पर यहां पर चंदन हो गया, यहां पर कोकोनट हो गया। तो जब आप इस तरीके की फसलों को लेके आते हैं जो कैश क्रॉप्स हैं और इसके लिए आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये सरकार की इस मंशा को जतलाता है कि ना केवल हम जहां पर ज्यादातर किसान जिस फसल से जुड़े हुए हैं, जिसमें गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, बल्कि हम उन फसलों पे भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं जो फसल कैश क्रॉप्स है। अब कोकोनट आप देखिए कोस्टल लाइन में होती है, भारत के करीब करीब 7,000 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। उसमें आप अगर मैं नारियल की बात करूं तो नारियल पूरे कोस्ट लाइन में आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे लग रहा है ये जो इस बार जो एलोकेशन किया गया इस हिसाब से किया गया कि हम नारियल के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें कि बहुत बड़ी मात्रा में हम कोकोनट को अपने यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। यही सैंडलवुड का जो हाई वैल्यू क्रॉप है, जिसको चंदन की लकड़ी कहते हैं, उसकी जिस प्रकार से डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, दवाइयों में डिमांड है, परफ्यूमरी इंडस्ट्री में उसकी डिमांड है। तो मुझे लग रहा है कि कृषि मंत्रालय ने और भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर उन जगहों को, उन क्रॉप्स को आइडेंटिफाई किया कि जहां पर हमारे किसान भाई अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फिशरीज पे भी उतना ध्यान दिया। और मैं फिशरीज से मनचंदा साहब आपको यहां पर, क्योंकि जिक्र आया है तो यहां पर बात करनी जरूरी है कि अभी भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है, इनफैक्ट बहुत ही रीसेंट है, उससे पहले भारत और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील हुई थी। तो हाल में जो हमारी ट्रेड डील हुई है उसमें आपको याद होगा हमारे जो माननीय वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी, क्या हमने अमेरिका का कृषि का सामान अपने भारतवर्ष में आने की इजाजत दे दी है। झींगा मछली के फार्मर्स को काफी बेनिफिट होने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा बेनिफिट, मरीन प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट यूरोप और अमेरिका की डील से मुझे लग रहा है बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। और हमारे किसान भाई, क्योंकि ट्रेड डील और बजट ये एक तरह से एक पैकेज की तरह हमारे पास आया है। बिल्कुल, किसान भाई इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं
कि अमेरिका का कोई भी ऐसा सामान यहां पर नहीं आएगा। भारतीय किसानों के हितों को ध्यान में रख के ये ट्रेड डील की गई है। और झींगा मछली हो गई, बाकी की भी जो फसल हो गई, हमने अभी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कुछ किसान राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने आए अपने चावल लेके, तो उन्होंने ये कहा कि साहब अमेरिका के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में बहुत सारी जगह बासमती चावल जो भारत के जियो टैग चावल हैं वो जा रहे हैं, तो हमें तो यहाँ चिंता, क्योंकि उनके चावल में ना तो स्वाद होता है, ना खुशबू होती है, तो वहां पर ये चिंता। तो भारत की जो उपज है, यहाँ पर हमारी जो बासमती की उपज है, कोई भी चीज है, मुझे लग रहा है ये व्यापार की जो संधि है, इसको खाली टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या हम इनोवेशन हब के दृष्टि से ना देखें, हमारे किसानी क्षेत्र के लिए, किसान भाइयों के लिए भी ये उतनी ही लाभदायक होने वाली है। तो मुझे लग रहा है बजट, ऊपर से यूरोपियन यूनियन की डील और ऊपर से अमेरिका के साथ डील, ये किसानी के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए एक समझिए नियामत बन के आई है, बहुत बड़ा एसेट बन के निकल के आई। मुझे याद है जब हमने प्री बजट किया था, तो प्री बजट के उस पैनल के अंदर में, चूंकि आप भी थे जी, और ड्राई फ्रूट्स की भी उसके अंदर में बात हुई, काजू की बात हुई, बिल्कुल, और अखरोट की बात हुई, तो क्या कहा उसके ऊपर पे वित्त मंत्री जी ने, तो वो भी सुन लेते हैं जरा। उच्च मूल्य कृषि उत्पादन में विविधता लाने, उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने और नए रोजगार अवसर सृजित करने के लिए हम उच्च मूल्य फसलों को समर्थन देंगे, जैसे तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको, काजू, पूर्वोत्तर में अगर, अगुरू वृक्ष तथा हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और पाइन नट्स जैसी मेवाएं। इन सभी को समुचित समर्थन प्रदान किया जाएगा। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, चर्चा जारी है। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है, करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा जारी है। चूंकि इस बार का बजट काफी खास है, गांव का बजट, किसानी का बजट, खेत का बजट, और साथ ही साथ ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बजट है, क्योंकि 22% का एलोकेशन, टोटल बजट का 22% इंफ्रास्ट्रक्चर को गया है। और उसके साथ साथ में गांव का, अगर मैं बात करता हूं तो गांव का यानी कि कृषि को जो बजट एलोकेशन है 1,32,000 करोड़ रुपए का। इसके साथ साथ में इस बार प्रोक्योरमेंट कैसी रहेगी, धान की, गेहूं की, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ में अनुज त्यागी जी हैं एफसीआई से। अनुज जी, एफसीआई देश की एग्रीकल्चर की, मैं कहूंगा कि धुरी है ये, और जब ये धुरी है तो इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एफसीआई की ही आई है, क्योंकि हमें तो याद है जब से हमने सुनना शुरू किया कि एफसीआई ही प्रोक्योर करती है गेहूं को, धान को, फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइवेट प्लेयर्स तो बहुत बाद में आए हैं, सबसे पहला जो कदम आगे बढ़ा वो एफसीआई का बढ़ा। इस बजट को आप किस दृष्टि से देखते हैं? जो हमारा 25-26 के लिए भारत सरकार ने आवंटन किया था जी, वो 1,29,000 करोड़ का किया था। हाँ। एंड मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 24,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त आवंटन इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने इस क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए किया है। बहुत तो वर्तमान में एफसीआई के लिए 1,53,000 करोड़ रुपए का बजट हो गया। एंड जैसा आपने बोला कि भारत में जो खाद्यान्न का भंडारण एंड वितरण, ये विश्व में सबसे बड़ी एक व्यवस्था है। यहाँ 81 करोड़ लोगों को भारत सरकार की तरफ से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, और ये इतनी बड़ी संख्या, लगभग हम 600 लाख टन खाद्यान्न का वितरण इस योजना के माध्यम से करते हैं, जिसमें 81 करोड़ लाभार्थियों को खाद्यान्न, जो देश के कोने कोने में, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक, इतने विभिन्न भौगोलिक स्थितियों में स्थित हैं, उन सबको सुनिश्चित कराते हैं समय पे खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित हो। एंड इसकी मात्रा को आप अगर एक सामान्य व्यक्ति के माध्यम से समझना चाहेंगे तो लगभग साल में 40 लाख ट्रक
खाद्यान्न का वितरण इस व्यवस्था के माध्यम से होता है। 40 लाख ट्रक, ये एक बड़ा नंबर है और मुझे लगता है कि विश्व के अंदर में सबसे बड़ा ये नंबर होगा। अपने संतोष जी, चूँकि आप भी वेयर हाउसिंग से काफ़ी करीब से जुड़े हुए हैं और अब जो चर्चाएं चली हैं और जो अब फूड सिक्योरिटी को लेकर के और सजगता आई है कि फूड सिक्योरिटी एक इम्पोर्टेंट की रोल प्ले कर सकता है यहाँ पर, तो उसको देखते हुए माइक्रो, अगर मैं वेयर हाउसिंग की बात करूँ तो उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, और जो ग्रामीण स्तर के ऊपर पे जो कंट्रीब्यूशन है फार्मर्स की, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए मनचंदा जी, पहले तो आपको बहुत बधाइयाँ कि पहली बार जो बजट है वो लाइवलीहुड के ऊपर बहुत कम बातें हुई है और इकोनॉमिक्स के ऊपर ज़्यादा बातें हुई है। नहीं तो आप देखेंगे ज़्यादा एमएसपी के ऊपर बातें होती थी और बहुत सारे डेवलपमेंट पॉलिसी के ऊपर बात होती थी। इस बार एग्रीकल्चर को एक इकोनॉमिक्स, एक कमर्शियल एक्टिविटी की तरह लिया गया है, जहाँ पे उन्होंने कोशिश किया है कि कैसे फार्मर की इनकम अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब कैश क्रॉप से उनकी इनकम बढ़े। और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहीं डायरेक्टली तो एग्रीकल्चर पे नहीं बोला गया है, बट आप देखेंगे इंडियन अगर पूरा सेक्टर आप देखेंगे तो रूरल इकोनॉमी सबसे बड़ी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलोकेशन आई है उसमें से 60-70% रूरल में जाएगी और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर की तरफ वो जाएगी। सड़क तो गांव से ही निकलेगी, गांव से ही निकलेगी। तो जो आप माइक्रो वेयर हाउस की बात कर रहे हैं, आज ऑलरेडी गवर्नमेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने स्टार्ट कर दिया है। मेरे हिसाब से कुछ 70,000 टन का तो ऑलरेडी मतलब स्टार्ट हो गया है। तो वो भी पैक्स के थ्रू वो डेवलप करवा रहे हैं गांव के थ्रू। और हमारे तरह जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग भी अभी एक एज ए माइक्रो वेयर हाउस को एज ए मार्केट प्लेस देख रहे हैं। अगर आप बजट की देखेंगे ना, बजट में 3-4 चीज़ें उन्होंने ध्यान दिया है और माइक्रो वेयर हाउस कैसे उसमें फिट बैठता है वो मैं बताना चाहूँगा। एक तो हमेशा प्रोडक्शन के ऊपर बातें होती थी, बट इस बार रिसर्च पे उतना ज़्यादा बजट भी थोड़ा एलोकेशन कम हुआ है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी के ऊपर बातें होती थी, बट इस बार उन्होंने वैल्यू एडिशन के ऊपर ज़्यादा बातें किए हैं, स्टोरेज के ऊपर ज़्यादा बातें किए हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा बातें किए हैं और हाई वैल्यू कमोडिटी, हाई वैल्यू क्रॉप के ऊपर ज़्यादा बातें की है, जिससे कि फार्मर की इनकम 2 गुना नहीं 5 गुना 6 गुना 10 गुना बढ़े। तो ये जो माइक्रो वेयर हाउस है, बेसिकली आप देखेंगे ये एक छोटा सा आपका मंडी है जो गांव में होता है। जब हर कोई आदमी मंडी में नहीं जाता है, कोई कच्चा आड़तिया होता है जो गांव में एक छोटा सा एग्रीगेटर होता है, वो जनरली फार्मर से कोई भी भाव में खरीद लेता है और वो मंडी लेके जाता है डायरेक्टली। फार्मर बहुत कम केस है जहां पे अपना छोटा छोटा 100 बैग 50 बैग 40 बैग लेके वो ट्रांसपोर्ट करके मंडी में बेचने जाए, बहुत कम लोग हैं। तो जो उसे ना प्राइस की इंफॉर्मेशन होती है, ना उसे मार्केट की इंफॉर्मेशन होती है, ना उसे क्वालिटी की इंफॉर्मेशन होती है, और किस भाव में बिका वो भी उसको बाद में पता चलता है, क्योंकि पहले मंडी में डंप होता है, बाद में ऑक्शन होती है, फिर उसको पता चलता है। तो उसके हाथ में कुछ पावर है ही नहीं। बट माइक्रो वेयर हाउस एक पावर क्रिएट करता है फार्मर के वहां पे, क्योंकि माइक्रो वेयर हाउस में क्या है, गांव में जो माइक्रो वेयर हाउस है उसमें डेली उसको प्राइस मिलता है कि आज इथानॉल प्लांट अगर मक्का खरीद रही है तो किस भाव पे खरीद रहे हैं, आज पोल्ट्री प्लांट अगर मक्का खरीद रही है तो किस भाव पे खरीद रही है। तो एक प्राइस डिस्कवरी वहां डेली होती है, तो उसको बेचना है नहीं बेचना है वो एक डिसीजन ले सकता है। दूसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन है। तो आपको अगर ले लीजिए, आज लगता है कि आज 100 रुपए का भाव में बिक रहा है और कल मुझे दिख रहा है आगे कि जैसे हार्वेस्टिंग सीजन खत्म होगी और ये 125 रुपया 130 रुपया भाव आ जाएगा, तो वो कुछ दिन के लिए स्टोर कर सकता है, जहां पे फाइनेंसिंग की फैसिलिटी है। बिग वेयर हाउसेस जो बनती है वो लॉजिस्टिक्स की आपकी एफिशिएंसी और कॉस्ट को कम करती है, जो बड़े लोगों के लिए है। माइक्रो वेयर हाउस आपकी फार्मर की इकोनॉमिक्स को बढ़ाती है। तो इस एंगल से हम इसको देख सकते हैं। माइक्रो के ऊपर पे मैं त्यागी जी आपका वर्जन जरूर लेना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, जानने की कोशिश करेंगे दुनिया का यूं कहें कि सबसे बड़ा जो फूड सिक्योरिटी इस समय पर चेन चला रहा है वो है एफसीआई। एफसीआई गांवों के अंदर में पैक्स के साथ में मिलकर के किस तरीके से नया रेवोल्यूशन लेकर के आ सकता है, माइक्रो वेयर हाउसिंग के ऊपर पे उनकी तरफ से क्या काम किए जा रहे हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे ब्रेक के उस पार। जलते सूरज में तपकर पथरीली जमीन पर सींची हैं इन्होंने कामयाबी। परिश्रम के गवाह हैं ये लहलहाते खेत। हरियाली बयां कर रही है इनके जुनून की कहानी। हम ला रहे हैं कहानियां किसानों के संघर्ष से सफलता तक की।
देखिए हौसला, मंगलवार से रविवार दोपहर 12 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और सबसे पहले चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, एक नजर डाल लेते हैं इस बजट के अंदर में 10 खास उन बातों पर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। इस बार के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक उद्योगों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का फायदा हर गरीब और किसान तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने बजट भाषण में किसान, महिला और युवा को मदद देने का वादा किया। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर भी वित्त मंत्री का जोर रहा। हम जानते हैं कि भारत में 86% किसान छोटे और सीमांत हैं। वित्त मंत्री ने इनकी आय बढ़ाने का भी वादा किया है। एक बार फिर बजट में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया और आत्मनिर्भर भारत फंड के लिए 2000 करोड़ रुपए की घोषणा हुई। फाइबर उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए रेशम, जूट और ऊन के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना शुरू करने की बात कही। उन्होंने उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता प्रदान करने का वादा किया है। भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव बजट में रखा गया, जबकि तटीय इलाकों में नारियल, काजू, चंदन के उत्पादन में मदद देने की बात कही। वित्त मंत्री ने पशु चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। इसके लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा और पशु लोन पर सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। मत्स्य पालन के लिए भी वित्त मंत्री ने 500 जलाशयों का विकास करने का वादा किया है। साथ ही पशुधन किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के स्व सहायता उद्यमों को आगे बढ़ाने का काम होगा। महिला समूह स्टार्टअप बनाए जाएंगे और लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं के लिए शी मार्ट बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने महात्मा गांधी ग्राम रोजगार योजना का भी ऐलान अपने बजट भाषण में किया। त्यागी जी, अगर हम माइक्रो वेयर हाउसिंग की बात करते हैं तो FCI चूँकि इस समय पर देश का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी, मैं इसको कहूँगा कि बिल्डअप किया है आपने सिस्टम, तो फार्म के अंदर में, खेत के अंदर में, किसान के गांव के अंदर में और किस तरीके से FCI आगे अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है और माइक्रो वेयर हाउसिंग की तरफ क्या FCI ध्यान दे रहा है? जैसा कि मेरे एक साथी ने बताया कि भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना है, तो हमारे को ग्रामीण स्तर पर सशक्तिकरण करना पड़ेगा। एंड उसमें पैक्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की है, जिसमें कि विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना को उन्होंने लॉन्च किया है और भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों की जो स्कीम्स हैं उनको कन्वर्ज करके एक सबसे बड़ा स्टोरेज नेटवर्क सिस्टम खड़ा करने का प्रावधान है, जिसमें प्रथम चरण में भारतीय खाद्य निगम ने लगभग 26 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता, जिसमें लगभग 1100 पैक्स के 2500 मीट्रिक टन के गोडाउन्स बन सकते हैं, उसको बनाने की पहल की है। भारत FCI उसमें 9 साल की गारंटी देगी। अच्छा। और पैक्स लेवल पे उसमें नाबार्ड से भी, उसमें भारत सरकार के इंटरेस्ट सबवेंशन का भी प्रावधान है, उनको वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है। अच्छा। तो उसका मंशा ये है कि जो पैक्स है वो एक अपने आप में एक आर्थिक यूनिट बने, जिससे उसमें 30 चीज़ें भारत सरकार ने चिन्हित की हैं, जैसे वो पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग का भी कर सकते हैं। तो उसमें भंडारण, FCI भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, जिससे कि खाद्यान्न का उसी लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे संग्रहण किया जा सके, उसका उपार्जन किया जा सके और वहीं पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। तो ये लॉन्ग टर्म में उसकी कॉस्ट को भी
रिड्यूस करेगा और उसमें सशक्तिकरण भी करेगा। एंड जब हमारी पैक्स लेवल पे एक सशक्तिकरण होगा तो उसके बाद वो बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी साथ में कर सकते हैं। तो जो भारतीय खाद्य निगम 9 साल की उनको गारंटी दे रही है, जिससे कि वो एक आधारभूत ढांचा खड़ा कर सकते हैं, और वो एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये PPP मॉडल के आधार के ऊपर पे होगा जी। इसमें पैक्स FCI उसमें गारंटी देगी, जिसमें मंथली रेंट हम उनको 9 साल तक सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। उसमें जो भारत सरकार की दूसरे मंत्रालयों की तरफ से उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी, और इसमें एक राज्य सरकार की जो विभिन्न मंत्रालय हैं वो भूमि का चिन्हित करेंगे भूमि को। गोदाम बनेगा और उसमें खाद्यान्न रखा जाएगा, और बहुत सारी और उसमें अलाइड एक्टिविटीज़ होंगी उसके साथ। बहुत बढ़िया। ये तो बहुत मतलब इसमें किसान अगर पार्टिसिपेट करता है तो बहुत फ़ायदे का सौदा ये साबित हो सकता है। संतोष जी, क्या लगता है आपको जो वेस्टेज है सबसे ज़्यादा वो फार्म गेट के ऊपर पे होता है, मंडी में होता है, या फिर वेयर हाउसिंग में? देखिए, वेस्टेज का एक कॉम्प्रिहेंसिव फिगर है। अब ये वेरी करता है, 5% से लेके 35% तक वेरी करता है। पेरिसेबल कमोडिटी में बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली हैंडलिंग में ज़्यादा लॉसेस होती है। आप वेयरहाउस लेवल पे आप देखेंगे तो आजकल क्या है कि जब साइंटिफिक वेयरहाउसिंग ऑलमोस्ट होते होते इंडिया में, जैसे FCI और CWC भीष्म पितामह हैं, उन लोगों ने शुरू किया था, बट धीरे धीरे अभी काफ़ी लोगों ने उसको ले लिया है। तो एक आप रिसेंटली 2 साल पहले एक फिकी ने स्टडी भी किया था, उसमें एक फिगर आया था कि भाई वेयरहाउस लेवल पे खाली 10% का लॉसेस है। ठीक है। अगर 35% का लॉस है, बाकी जो लॉसेस है वो फार्म गेट पे हो रही है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं फार्म में जो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग मतलब पोस्ट हार्वेस्ट जो प्रैक्टिसेस है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो आज जो FPO के माध्यम से जो फार्मर्स को इकट्ठा किया जाता है, मुझे लग रहा है कि इससे काफ़ी सारा चेंजेस उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में क्या है, देखिए जैसे कि आज अगर चावल और गेहूं बात करेंगे, इसमें लॉसेस बहुत कम है। अगर आप मोटा मोटा फिगर देखेंगे 5% से ज़्यादा लॉस नहीं है। लेकिन अगर आप कल पेरिसेबल का देखेंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल का देखेंगे, तो 30% तक है। तो आज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप ड्राई वेयरहाउस पे रख नहीं सकते। तो ये कहीं ना कहीं कोल्ड चेन की जो इनएफिशिएंसी है बोलिए, या शॉर्टेज है बोलिए, या फिर प्रमोशन नहीं हो पाया है, या फिर हाई कैपिटल इंटेंसिव है कोल्ड चेन, तो इंडिया में वो एक एरिया है जहाँ पे हमको थोड़ा लेकुना दिखता है। तो पेरिसेबल्स पे इस बार भी हॉर्टिकल्चर के ऊपर थोड़ा बजट में कम बोला गया है, क्योंकि फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और हाई वैल्यू क्रॉप्स पे बोला गया। तो मेरा एक कहने का ये है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करना है तो ड्राई स्टोरेज तो बहुत हो गया है इंडिया में आज के डेट में। कोल्ड स्टोरेजेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जी, चूँकि समय हो गया है यहाँ पर अंतिम चरण की तरफ जाने का, एक रिएक्शन मैं आप लोगों से चाहूँगा। क्या ये माना जाए जिसके पास आज की तारीख के अंदर में ज़मीन है जी, और चाहे वो गांव में है चाहे शहर के नज़दीक में उसके पास में अगर ज़मीन है, जी, तो वो राजा है? राजा है। ज़मीन जो है वो राजा है। अभी पहले हमने रेंटल वेयरहाउस कभी बनाते नहीं थे। आजकल वेयरहाउस बनाने के लिए 40-50 साल का रेंट में ज़मीन लेके वेयरहाउस बनाया जा रहा है। तो आप समझिए कि तो लीज 40 से 50 साल मतलब आप समझिए वैल्यू तो हो गया, बस उसके ऊपर जैसे आज आप घर भाड़े पे लगाते हैं, वेयरहाउस भाड़े पे लगाते हैं, प्लांट भाड़े पे लगाते हैं, आप ज़मीन को भी भाड़े पे लगा सकते हैं। MNC जा रहे हैं आज जो है, आज वेयरहाउस पहले 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट के, आज मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की जो बात हो रही है वो 400 एकड़ में वेयरहाउसिंग और कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। तो आप समझ सकते हैं ज़मीन का भाव क्या है। जी, आपका इसके ऊपर फिर रिएक्शन क्या? जिसके पास ज़मीन है वो किंग है, राजा है? देखिए, आज की तारीख में जिसके पास ज़मीन है उसके पास बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं। जैसे इन्होंने बताया कि भंडारण पहले बहुत ही एक ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल वे में होता था। आजकल मल्टी मॉडल एंड वर्टिकल वेयर हाउसिंग में बहुत पोटेंशियल है कि कम ज़मीन पे आप बहुत अधिक क्षमता की भंडारण व्यवस्था बना सकते हैं। फिर फूड प्रोसेसिंग है, कोल्ड स्टोरेज है, तो बहुत सारे एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर ओपन अप हो रहा है एंड इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं अभी भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप मेहमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, आप इस चर्चा के अंदर शामिल हुए। और शरद जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने इनपुट्स हमारे इस प्रोग्राम के अंदर में दिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।